हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 27 और 28 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक हैं, उन सब पे बात करेंगे। जैसे ब्लड सुपरमून के दौरान चांद का गहरा लाल रंग क्यों हुआ, क्या वजह थी इसकी। भारत ने मालदीव के किस शहर में पहला वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट खोलने का फैसला किया है। किस चीफ मिनिस्टर को बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है उसका सदस्य चुना गया है, कौन सा चीफ मिनिस्टर है। किस इंडियन नोबेल प्राइज़ विजेता ने प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड जीता है, या कहें कि किस इंडियन नोबेल प्राइज़ विजेता ने स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, उसका नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, महान खिलाड़ी हैं वो। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन है, आईसीसी रैंकिंग है, इन सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। ब्लड सुपरमून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल होने की वजह क्या थी। गहरा लाल हो गया था, इस तरह का चांद दिख रहा था। इसका आंसर होगा लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होना, रेड कलर का। ओके, साइंस का मामला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं ताकि आप पूरी तरह से समझ जाओ। ओके, देखिए एक और बात हुई कि 6 साल में पहली बार सुपरमून और चंद्रग्रहण एक साथ हुआ है और इस दौरान ब्लड सुपरमून भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुपरमून क्या होता है। देखिए आमतौर पर सुपरमून की दो शर्तें हैं। पहला कि चांद पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हो और उस दौरान पूर्णिमा भी हो। ओके, एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 सुपरमून हो सकते हैं, तब चांद बड़ा और चमकीला नज़र आता है। इस दौरान सामान्य जो चंद्रग्रहण होता है उसके मुकाबले 30% ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, चांद बड़ा क्यों दिखता है हमें। देखिए चांद जो है वो पृथ्वी के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है, गोल चक्कर नहीं लगाता है, अंडाकार रेखा में लगाता है। तो इस वजह से पृथ्वी और चांद के बीच में दूरी जो है वो हर दिन बदलती रहती है, कभी नज़दीक आ जाता है, कभी दूर चला जाता है। और चांद जब पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं। ओके, 4,05,000 किलोमीटर दूरी पर होता है। और जब सबसे नज़दीक होता है तो पेरिजी कहते हैं। ओके, 3,63,000 किलोमीटर, मतलब इतना डिफरेंस हो जाता है नज़दीक और दूरी का। तो इसलिए जब चांद नज़दीक होगा तो हमें चांद ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, तो इस वजह से हम इसे सुपरमून कहते हैं। तो फिर ब्लड सुपरमून क्या होता है, चांद का रंग जो है वो लाल क्यों हो जाता है इस तरह से, ऐसे ही हुआ था। तो इसका जवाब आपको दिखाते हैं हम एक बार। सोलर जो पूरा सिस्टम है वहाँ ले चलते हैं आपको। तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। ओके, पूरा सोलर सिस्टम है, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और चंद्रमा इस तरह से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं। ओके, और अब ले चलते हैं आपको एक्चुअल डेट पर, जो जिस डेट को मैं अभी चल रहा हूँ। ओके, जिस दिन ये पूरी घटना हुई है, जब मून जो है वो रेड हुआ है, ये हुआ है 26 तारीख की सुबह। इस वक्त क्या हुआ कि चांद ठीक एकदम, चंद्रग्रहण हुआ, पृथ्वी बीच में आ गई और चांद एकदम इस वक्त यहाँ था। आप देख रहे हो, यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ चांद नज़र आएगा इस जगह पर। ठीक है, ये स्थिति हुई थी, चांद थोड़ा नज़दीक था इस वक्त। तो इसी चंद्रग्रहण के दौरान चांद जो है वो ऐसा नज़र आया, लाल हो गया था कुछ वक्त के लिए। ओके, तो हुआ क्यों, देखिए क्या होता है चंद्रग्रहण के दौरान जो लूनर स्केप जो हुआ वो इस बार पूर्ण चंद्रग्रहण हुआ। इस दौरान सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जो ये स्थिति है। तब सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से पृथ्वी रोकती है। ओके, और आपने रोशनी के बारे में पढ़ा होगा, 7 रंग की रोशनी होती है जो सनलाइट है उसमें, तो उसमें उसको बिग ग्योर भी कहते हैं। ओके, और देखने को मिलता है यानी वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो ये इस तरह की रोशनी होती है, 7 रंग होते हैं। तो वीआई जो है यानी बैगनी और नीला, इसके शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, जबकि ऑरेंज और रेड का इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ से चली, तो बाकी जो कलर हैं वो सब एटमॉस्फेयर से टकराकर मतलब
बिखर गई। लेकिन जो रेड कलर था वो एटमॉस्फेयर को टकराकर और आगे बढ़ते हुए चांद तक पहुंच गया, और इस वजह से रेड कलर जो है वो चांद तक पहुंचा है बीच में पृथ्वी के होने के बावजूद। ओके, तो इसी वजह से चांद जो है लाल दिखा और इसको ब्लड सुपरमून कहा गया। ओके, इसको मैं दूसरे ढंग से समझाऊँ आपको कि शाम को जब सूरज लाल नज़र आता है तो क्यों होता है ऐसा। देखिए, दोपहर को तो सूरज की रोशनी होती है, सफ़ेद सूरज सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन शाम को वो लाल हो जाता है। वजह यही है, ये जो कलर है उसकी वजह से। देखिए, होता ये है कि वायुमंडल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और जब सूरज की रोशनी उससे टकराती है तो रेड और ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो तो पार कर जाता है, आ जाता है, लेकिन बाकी जो कलर हैं उसके ज़्यादातर हिस्सा वो वहीं बिखर जाते हैं। इसलिए शाम के वक्त में सूरज जो है वो लाल नज़र आता है, लाल सी रोशनी भी हम लोग को दिखती है। तो मुझे लगता है इस बात को समझ गए होंगे, थोड़ा लंबा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेश से संबंधित मामला है और पड़ोसी देश का। ये क्वेश्चन है, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF अवेलेबल हो गया है, डिटेल नोट्स के साथ है। सैकड़ों लोग ले रहे हैं डेली, आप भी देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और बुक भी है, 2020 का अमेजन पर बेस्ट सेलर है। तो क्वेश्चन होगा अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट खोलने की मंजूरी दी है अभी हाल ही में, मई में? इसका आंसर होगा अड्डू। ओके, अड्डू में। तो एक बार मैप में देख लेते हैं मालदीव कहाँ पर है। तो ये रहा वर्ल्ड मैप और आपके सामने है प्यारा भारत यहाँ पर। ओके, तो इसी के नीचे जब हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है मालदीव। ओके, ये बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं जो कि मालदीव है। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। राजधानी क्या है? माले। मुद्रा क्या है यहाँ की? तो मालदीवियन रुपया। ठीक है, देखिए वहाँ पर दूतावास पहले से है लेकिन अभी काउंसलेट खोला गया है। तो यहाँ ये भी देख लेते हैं कि दूतावास यानी एम्बेसी और काउंसलेट में क्या अंतर है। उससे पहले उस शहर को यानी अड्डू को देख लेते हैं जहाँ पर ये है। ओके, अड्डू जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। माले यहाँ है, ये राजधानी रही इसकी, छोटा सा द्वीप है, वहीं पर माले है। मतलब कई सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे समूह है अलग अलग द्वीप का, और ये बहुत बेहतरीन एक देश है, टापुओं का देश है। तो इसी में यहाँ तो आपने देखा माले, और यहाँ एक छोटा सा टापू है, ये रहा, यही है अड्डू, और यहीं पर काउंसलेट खोला गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि काउंसलेट और जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो जो एम्बेसी होती है यानी दूतावास, वो किसी दूसरे देश का राजनयिक हेडक्वार्टर होता है उस देश में। ओके, और जबकि काउंसलेट यानी वाणिज्य दूतावास जो होता है वो छोटे मामले संभालने के लिए होता है। ओके, वाणिज्य दूतावास के प्रमुख को काउंसलेट जनरल कहते हैं, और जो कि एम्बेसडर के अधीन होते हैं यानी राजदूत के अधीन होता है। ओके, एक राजदूत जो है वो राजनयिक मिशन का प्रमुख होता है यानी दूतावास का हेड होता है, उस पूरे देश में जो भी राजनयिक मिशन है उसका हेड होता है, और उसके अंदर में काउंसलेट जनरल काम करते हैं। ओके, ये मामला है। और अब देख लीजिए कि भारत सरकार ने मालदीव के अड्डू शहर में जो वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, 25 मई को दी है। तो क्यों? देखिए, ऐसा करने से ये होगा, माना जा रहा है कि मालदीव में भारत की जो राजनयिक है मौजूदगी यानी डिप्लोमेट जो मौजूदगी है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यह मालदीव, यहाँ पर चीन की बहुत ज़्यादा पहुँच हो रही है, और बहुत सारे द्वीप हैं, और चीन ने कुछ द्वीप वहाँ पर किराए पे ले लिए हैं। चीन अपने नौसैनिक अड्डे भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत इस दौरान इसने क्या किया है कि माले में तो किया ही है, और दूसरी तरफ भी अड्डू शहर में काउंसलेट बनाने का फैसला कर लिया ताकि वहाँ पहुँच आसानी से पूरे इलाके में रह सके। ठीक है, और भारत और मालदीव के बीच में जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध तो पहले से बहुत बेहतर हैं।
मालदीव में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला जा रहा है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है चीन को देखते हुए और भारत की जो पड़ोसी पहले की जो नीति है नेबर फर्स्ट, तो इसको देखते हुए मालदीव बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रमुख समुद्री पड़ोसी है, तो वहाँ पर ऐसा किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी इम्पॉर्टेंट है। किस मुख्यमंत्री को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद यानी BWF का सदस्य चुना गया है? चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। आंसर होगा इसका हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, कौन है वो? असम के चीफ मिनिस्टर हैं, अभी हाल ही में बनाया गया उनको। असम में बीजेपी ने चुनाव जीता तो वहाँ पर इनको बनाया गया, उससे पहले दूसरे थे चीफ मिनिस्टर। ओके, आपको बता दूं कि शर्मा जो है वो भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के अध्यक्ष भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उनको 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिषद के लिए चुन लिया गया है। ओके, और 2025 तक वो इसके सदस्य रहेंगे। और आपको बता दूं कि बैडमिंटन एशिया के वो उपाध्यक्ष भी हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ओके, प्रेसिडेंट कौन है उसके? पॉल एरिक होयर लार्सन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 5 जुलाई 1934 को। कितने देश मेंबर हैं इसके? तो 194 कंट्री हैं इसके मेंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? उसका नाम बदल दिया गया है। आंसर हुआ इसका बलबीर सिंह सीनियर। ओके, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। 25 मई 2021 को उनकी पहली पुण्यतिथि थी। पिछले साल ही उनका निधन हो गया था। हॉकी के महान प्लेयर थे, तो उनकी पहली पुण्यतिथि के दौरान ये नाम बदल दिया गया है स्टेडियम का, उनके नाम पर रख दिया गया है। बलबीर सिंह सीनियर वो ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 96 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ था पिछले साल 25 मई को। ओके, और आपको बता दूं कि 1952 में 1952 में ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की जो जीत हुई थी, भारत की जीत, उसमें बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। ओके, और एक और बात बता दूं कि 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारत विजेता था, उस समय टीम के मैनेजर थे वो। ओके, तो पंजाब में ये स्टेडियम है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज़ विजेता को प्रिंसेस ऑफ स्टूडियस अवार्ड के लिए चुना गया है? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी कह सकते हैं कि किस इंडियन नोबेल प्राइज़ विजेता ने स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है वहाँ का? आंसर होगा इसका अमर्त्य सेन। ओके, ये स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है और 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से उनको चुना गया है, अमर्त्य सेन को। सोशल साइंस श्रेणी में ये अवार्ड दिया जा रहा है उनको, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड। ओके, क्यों दिया जा रहा है? उनका बहुत बेहतरीन काम था प्रॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, तो उसके लिए ये चुना गया है। अवार्ड देने की घोषणा अभी 26 मई को हुई है। 87 ईयर के हैं अमर्त्य सेन और अपने करियर में उन्होंने गरीबी और मानव विकास सिद्धांतों की स्टडी की है। उनका ये कहना था कि भूख जो है वो भोजन की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि वितरण के तंत्र में जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, उसकी वजह से ही है। ओके, तो एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड ये माना जाता है, ये अमर्त्य सेन को मिला है। अर्थशास्त्री हैं, दर्शन शास्त्र के भी विद्वान हैं वो। ओके, नोबेल प्राइज़ तो मिल ही चुका है उनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तूफान यास के दौरान 26 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में भूकंप आया, तो इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर कितनी थी? इसका आंसर होगा 3.8 तीव्रता थी। ओके, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ये इसका भूकंप का केंद्र पाया गया। 5 किलोमीटर गहराई पर ये था। ओके, और इससे पहले 26 मई की सुबह 9 बजे उड़ीसा के भद्रक ज़िले से तूफ़ान टकराया था। उसका इफेक्ट बंगाल वगैरह सब पर था। और अभी जो अगर बात करें 28 मई को तूफ़ान की क्या स्थिति है, तो यास जो है वो झारखंड की ओर पहुंच चुका है। ओके, ये केंद्र है इसका, झारखंड से बिहार की ओर भी पहुंच चुका है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये पहुंच चुका है।
ओके, ये आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा टच करेगा, लेकिन वहाँ तक ये समाप्त हो जाएगा। और इसकी वजह से बंगाल, ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, यहाँ तो बारिश हो ही रही है, तूफान की स्थिति है ही। दूसरे राज्यों में भी, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी असर पड़ा है, नीचे की तरफ भी, चूँकि हवाओं का जो मूवमेंट है वो इस तरह से चल रहा है। ओके, ये windly.com है, वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये जो एनिमेशन है वहाँ से मैंने लिया है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। ओके, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिहाज से। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? पहले भारतीय। कोई भी क्वेश्चन में अगर पहला आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा सुरेश मुकुंद। ओके, ये 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड था और इसे कोरियो अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी में वर्ल्ड ऑफ डांस में जो उन्होंने मतलब शो में काम किया था, एक वर्ल्ड ऑफ डांस शो था, उसके लिए ये अवार्ड मिला है इन्हें। ओके, वर्ल्ड ऑफ डांस जो है अमेरिकी टीवी का हिट रियलिटी शो था, तो उसमें काम करने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, सुरेश मुकुंद वो भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया गया है? आंसर होगा जयंत चौधरी। ओके, अजीत चौधरी के बेटे हैं। चौधरी अजीत सिंह, उनका निधन हो गया था 6 मई को कोविड-19 की वजह से, तो उनके निधन के बाद ये पद खाली था, तो उनके बेटे जयंत चौधरी जो हैं वो इस पद के लिए चुन लिए गए हैं। ठीक है, चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था, पार्टी के अध्यक्ष थे, और वो चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके बेटे थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बेटे हैं चौधरी जयंत सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में बचे हुए बाकी मैचों का जो दूसरा चरण है वो किस देश में आयोजित होगा? कोविड-19 की वजह से इंडिया में स्थगित हो गया था आईपीएल, क्योंकि कई खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे कोविड-19 के। तो इसका आंसर होगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ओके, आईपीएल 2021 है, 14वां सीजन है, तो 29 मैच खेले जा चुके हैं। 21 मैच के बाद टीम बबल में कुछ खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो उसी के बाद से ये हो रहा था कि कुछ मैच पर रोक लगेगी। बाद में आखिरकार इस पर 4 मई को रोक लग गई थी और अब यूएई में ये मैच खेले जाएंगे। ठीक है, आईपीएल चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और हाँ, अब ये भी बात कर लेते हैं, यूएई की बात हो रही है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स की, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। राजधानी क्या है? आबू धाबी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड है। आईसीसी ने 25 मई 2021 को वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की है, जिसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, 121 रेटिंग मिली है उसको। अब देख लेते हैं कि टॉप 5 देश कौन कौन से हैं। तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, फर्स्ट पे जैसा न्यूजीलैंड है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे इंग्लैंड, फिफ्थ पे साउथ अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की जो 25 मई 2021 को वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी हुई है, तो उसमें टॉप रैंक के कौन से बल्लेबाज हैं? देखिए, ये डेट मैं क्यों दे रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि आईसीसी लगभग हर महीने रैंकिंग जारी करता रहता है। तो अगर आप कहेंगे आईसीसी रैंकिंग में किसको मिला है, तो वो वेग क्वेश्चन हो जाएगा कि किस मंथ का आप पूछ रहे हो। तो एग्जामिनेशन में यह ऐसा ही आता है कि फलाने मंथ में जो रैंकिंग हुई है उसमें क्या स्थिति है, तो इसलिए मैंने ये डेट जारी किया है। ओके, तो बल्लेबाज कौन है टॉप बल्लेबाज? तो इसका आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं, और 865 पॉइंट्स के साथ वो पहले स्थान पर उन्होंने जगह बनाई है। तो टॉप 5 जो बैट्समैन हैं उनको भी देख लेते हैं। मेरे बगल में लिस्ट है, ये ओडीआई का है यानी वनडे इंटरनेशनल का। फर्स्ट पे बाबर आजम है पाकिस्तान के, सेकंड पर है विराट कोहली भारतीय, थर्ड पे रोहित शर्मा भारत के, फोर्थ पे रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, और फिफ्थ पे एरॉन फिच ऑस्ट्रेलिया के। ओके, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, आईसीसी की जो
वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें टॉप रैंक पर किस गेंदबाज यानी बॉलर को रखा गया है? किसी जगह मिले? आंसर होगा ट्रेंट बोल्ट। ओके, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट, उनको पहला स्थान मिला है। 737 पॉइंट के साथ वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि टॉप 5 जो बॉलर हैं वो कौन कौन से हैं। मेरे बगल में लिस्ट आ गई है। तो फर्स्ट पे न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हैं, सेकंड पे बांग्लादेश के मेहदी हसन, थर्ड पे अफ़गानिस्तान के मुजीबुर रहमान हैं, फोर्थ पे न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और फिफ्थ पे भारत के जसप्रीत बुमराह। ओके, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में ऑलराउंडर रैंकिंग में ओडीआई के टॉप पोजीशन किसे मिली है? ऑलराउंडर की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर होगा शाकिब अल हसन। ओके, बांग्लादेश के हैं शाकिब अल हसन, तो पहला स्थान मिला है। टॉप 5 देख लेते हैं ऑलराउंडर, तो मेरे बगल में लिस्ट भी आ गई है। शाकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं, सेकंड पे बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं, थर्ड पे मोहम्मद नबी अफ़गानिस्तान के हैं, फोर्थ पे हैं क्रिस वोक्स इंग्लैंड के और फिफ्थ पे राशिद खान अफ़गानिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2021 में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया गया? ये भारत में तो मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा इसका 26 मई। ओके, इसे वैसाख दिवस भी माना जाता है। पूर्णिमा का दिन दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है ये। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 से ये दिवस मनाने का फैसला किया था और हर साल ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है? अभी हाल ही में मनाई गई है। आंसर होगा इसका 22 मई। ओके, 22 मई को मनाई जाती है। कई इतिहासकारों के द्वारा राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। ओके, और आपको बता दूं कि करीब 200 साल पहले उन्होंने सती कुप्रथा जो थी उसके खिलाफ कानून बनवाया था। ओके, काफ़ी प्रयास किए थे, आंदोलन किए थे, मूवमेंट चलाया था, तो अंग्रेज़ों ने वो कानून बनाया था सती प्रथा के खिलाफ, क्योंकि पति के डेथ के बाद पत्नी को पति की ही चिता पर ज़बरदस्ती जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। ओके, राजा राम मोहन राय को 15 भाषाओं का ज्ञान था। ओके, काफ़ी धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में उनको एक महान व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पूरे का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 2021 का जनवरी से मई तक का भी पीडीएफ अवेलेबल है। पिछले साल 2020 का भी पूरा पीडीएफ है, बुक भी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना।